मेरे सब साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि हमने काफ़ी सिलेबस जनरल साइंस का कवर कर लिया है, तो जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। और मुझे लगता है कि जनरल साइंस का जो सिलेबस है हमारा, वो एक लेक्चर ये हो गया, एक लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। हम इसके बाद फिर मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो चले थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 से आगे लेक्चर नंबर 10 में हम आ गए कि एमीटर, वोल्टमीटर हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। एमीटर एमीटर हमें जनरल पता ही है कि इसको हम एमीटर से हम क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। इसको हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, ये हमें जनरल बातें पता ही है। लेकिन पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि जब इसको हम बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से जब बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो आगे BI फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो बेसिक मतलब जो गैल्वेनोमीटर से हम जाके सीरीज या शंट रेजिस्टेंस यूज करके वोल्टमीटर या एमीटर बनाते हैं हम। तो ये सिंपली हमारा था कि एमीटर जो है सीरीज में यूज होते हैं और करंट मापते हैं। इसका सिंबल ए करके गोल करके होता है। तो एमीटर के केस में हमने कुछ ये देखना है कि एमीटर जो है इसका लो इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने टॉपिक के हिसाब से जो बाद में हमारे पास टाइम बचेगा तो हम और डिटेल में कुछ होगा तो कर लेंगे। बस आपने टू द पॉइंट रखना है कि जो एमीटर है उसका लो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी सर्किट को, एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज लो, हाई, मीडियम, जो भी कर सकते हैं, तो लो होता है इसका। तो एक पॉइंट तो आपने याद कर लेना है। नंबर 2, अब हमने इससे AC भी नापनी होती है, DC भी नापनी होती है, या फिर DC ओनली करनी होती है। दो ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट लिया, एमीटर लिया, जो कि AC भी नाप सकता है और DC भी नाप सकता है, या फिर एक ऐसा हो कि जो DC मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसमें याद ही रखना अपने मूविंग क्वाइल, ये DC करता है, मूविंग आयरन एमीटर बोल दो उसको। अब मूविंग आयरन और मूविंग क्वाइल मतलब आप ये समझो, क्वाइल है एक कॉपर की, ऐसे ऐसे एक क्वाइल है, वायर है, इसको लपेटे मारे हुए हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया हुआ है। तो जो क्वाइल का ऑप्शन आएगा, मूविंग क्वाइल मतलब ऐसी क्वाइल जो कि कई मैग्नेटिक एरिया में घूम रही है और उसके अकॉर्डिंग करंट मेजर करने में हमें हेल्प कर रही है। इस केस में जब क्वाइल है तो क्वाइल से आपने याद रखना है DC ओनली, और जब आयरन आ गया, मूविंग आयरन आ गया, तो AC DC दोनों नाप सकते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आया नहीं है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट है ये कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाँ भाई ठीक है, हमने पिछले जो क्वेश्चन आए उसमें देखा है कि AC सीरीज आया, कुछ आया, लेकिन इसमें क्या कि AC DC के बारे में पता होना चाहिए कि AC DC दोनों मेजर करनी है, तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमें एमीटर चाहिए होता है। जब DC करनी है तो मूविंग क्वाइल एमीटर यूज होता है। याद रहेगा आपको, याद रखना आपने। फिर हमने बोला था कि जैसे एमीटर, जैसे वोल्टमीटर पढ़ा था हमने, तो वोल्टमीटर में क्या था कि वो एनालॉग एनालॉग था और डिजिटल था, ठीक है। एनालॉग में क्या होता है कि उसमें सुई लगी होती है, तो सुई हमारे हेल्प करती है उसके करंट के अकॉर्डिंग जो भी उसने आगे इंडिकेशन करनी है। डिजिटल में क्या होता है, जैसे 5 एम्पियर सीधा यहाँ पे
डिस्प्ले हो जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिजिटल एमीटर या वोल्टमीटर है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा इसलिए होती है कि इसकी सुई जो है टाइम टू टाइम उसकी चेंज हो सकती है, या उसको देखने के हम ऐसे देख रहे हैं तो उसकी रीडिंग ऐसी होगी, ऐसे देख रहे हैं उस सुई को तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आगे चली जाएगी, ऐसे करेंगे तो उसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो इसमें एक्यूरेसी जो मेजरमेंट की होती है उसमें ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, डिजिटल ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब कोई भी सर्किट है, जैसे छोटे छोटे सर्किट हैं, वहां पे तो हमने एमीटर लगाया और सीरीज में लगाया। सीरीज में लगाने का मतलब है कि उस सर्किट को, जैसे हमारा कोई ये एक लोड 1 है, एक लोड 2 है, मतलब कि यहां से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, हमने अगर इसके अगेंस्ट वोल्टेज देखनी है तो इस तार में इसके बीच में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, सीधी ही बिना सर्किट को डिस्टर्ब किए हुए हम सीधे वोल्टेज नाप सकते हैं। लेकिन एम मीटर के केस में क्या है कि एम मीटर जो होता है वो लगता है हमारा सीरीज में। तो जब सीरीज में लगता है तो सीरीज में क्या है, सीरीज का मतलब है कि हमें इसको कहीं ना कहीं यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे हमने एम मीटर लगा दिया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, सर्किट को ब्रेक किया। क्लियर, सर्किट को ब्रेक किया मतलब इस सर्किट में बीच में कहीं एमीटर लगा दिया हमने, सर्किट को ब्रेक किया। तो ये तो था कि छोटे सर्किट जो हैं, छोटे सर्किट जिसमें कि 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर भी काफी ज्यादा करंट होता है। बट हमने मान लिया कि इस ऐसे सर्किट्स में हमने ब्रेक किया सर्किट को, या उसके बीच में कोई पॉइंट होगा वो लिए और उसको हमने लगा लिया और इंस्ट्रूमेंट से उसकी रीडिंग आ रही है। लेकिन जो जैसे हमारी मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, या हैवी जो हमारे जहां पे हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे क्या कि सर्किट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। सर्किट को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक तो हैवी करंट है, हमें पूरा सिस्टम बंद करना पड़ेगा, फिर जाके मेजरमेंट करेंगे उसकी ऑन करके दोबारा। और हमने यही तो देखना होता है कि जो हैवी मशीन्स हैं, जैसे हमारी हैवी मशीन्स या हैवी इंडस्ट्रीज, समझिए आप स्टील इंडस्ट्री समझिए, तो उसमें क्या रहा कि करंट वेरी कर रहा है, या उसको हमने मॉनिटर करना है कि करंट कितना हमारे उसमें मशीनरी मशीनरी में जा रहा है, या टोटल इंडस्ट्री जो है उसकी वोल्टेज और करंट को देखना है, तो कैसे देखेंगे। तो सबसे बेटर क्या है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक हो या ऐसा तरीका हो जिसमें हम सर्किट को बिना ब्रेक किए करंट को नाप लें। तो उस केस में क्या करते हैं, क्लैंप एमीटर। क्लैंप, क्लैंप का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं क्लैंप लगाए, तो क्लैंप एमीटर क्या करता है कि इसमें जैसे मान लीजिए एक तार जा रही है, 2 तीन जा रही है, जो भी हमारा सर्किट है, 3 फेज है, 4 फेज है, जो भी है, तो हम इस एक उसमें एक क्लैंप की तरह ही बना होता है ऐसे करके। ठीक है, अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे और मैं रिसोर्सेज तैयार कर रहा हूं, अपना एक ऐप की भी कोशिश करें कि ऐप और वेबसाइट हमारी उसमें लॉन्च मतलब हो जाए। तो उसमें क्या है कि जैसे अभी आपको बताऊंगा आगे मैं अपडेट जैसे भी है, तो उसमें कुछ डायग्राम वगैरह हम शो कर सकते हैं कि एमीटर क्लैंप टाइप किस तरह से होता है, वो डाउनलोड करके कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमने अपने एग्जाम की मेन तैयारी करनी है कि जो हम जो हमारे जो पेपर क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा है। तो क्लैंप एमीटर में क्या है, ये जो वायर जा रही है यहां पे हमने उसको ऐसे करके उसके साथ लटका दिया, या गए, ये तार जा रही है वायर, और इस तरह का होता है वो ऐसे करके लगा दिया, रख दिया हमने। अगर पास भी रखेंगे तब भी वो उसमें डायरेक्टली रीडिंग शो हो जाएगी, डिजिटल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में, वो देख लेंगे बाद में। तार जा रही है, फेज न्यूट्रल जो भी जा रहा है, तो हमने ऐसे लगाया और यहां पे इसकी रीडिंग आ गई। तो अब क्या किया हमने, सर्किट को ब्रेक नहीं किया, और सर्किटों को बिना ब्रेक किए हमने इसमें करंट मेजर कर लिया। लेकिन हमने ये ध्यान रखना होता है कि 1 2 3, अगर 3 फेज जा रहा है या 3 वायर जा रही हैं या फेज न्यूट्रल जा रहा है, तो फेज फेज न्यूट्रल जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक ऐसे गांठ करके ऐसे करके वायर है,
और उसी के ऊपर रख दिया, मतलब फेज और न्यूट्रल ऐसे लिपटी तारी जा रही हैं और हमने जाके क्लैंप एमीटर ऐसे लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा, उसकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी, वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में जो केबल वायर होती है उसमें 3 केबल इकट्ठी ही उसमें डाली होती हैं। ठीक है, तो उसको नहीं नापेंगे, उसके केस में हम एमीटर सीरीज में लगाएंगे। एक तो वो छोटा एप्लीकेशन है, उसमें करंट कम है, और उस सर्किट को, अगर घर के सर्किट को हम थोड़ी देर ब्रेक करके फिर उसमें से इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी ये वाला ऑप्शन आएगा क्लैंप एमीटर, जो कि बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए हम करंट नाप सकते हैं, लेकिन किस केस में, जब हमारा जो करंट है वो वेरी हाई एम्पलीट्यूड का हो, मतलब हाई करंट, हाई करंट मेजरमेंट। आपके सिलेबस में क्लैंप एमीटर नहीं है, लेकिन एमीटर आपके सिलेबस में है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आज की डेट में इंडस्ट्रीज के हिसाब से, और टेलीफोन एक्सचेंज एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें जैसे हमारे एक्सचेंजेस अब थोड़ी छोटी आ गई हैं, अदरवाइज हाई रेटिंग करंट के डिवाइसेस हम इस एक्सचेंजेस में, टेलीफोन एक्सचेंजेस में यूज होते थे। तो क्लैंप एमीटर एक तो हाई करंट मेजरमेंट होती है, क्लैंप एमीटर से छोटे करंट नापेंगे वो थोड़ा सा डिटेक्ट करेगा, तो उसमें एरर ज्यादा होता है, नॉट सुटेबल फॉर लो लो रेटिंग करंट्स, मतलब 5 एम्पियर 10 एम्पियर अगर नापना हो तो क्लैंप एमीटर का यूज हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसमें वो एरर आएगा, गलत आएगा सारा यू। ठीक है, तो हाई करंट मेजरमेंट और क्लैंप एमीटर का एक फायदा क्या होगा, कैन मेजर, हम नाप सकते हैं, कैन मेजर विदाउट ब्रेक द सर्किट। आपने 2 पॉइंट इसमें याद कर लेने हैं, एनालॉग हमें पता है, डिजिटल पता है, क्लैंप एमीटर हमने याद कर लेने, 2 पॉइंट याद कर लेने, इसके लिए यूज होता है, हैवी करंट के लिए यूज होता है। और मैं आपको बता दूं कि घर में हमारे जो जनरल जैसे बोलते हैं 5 एम्पियर का जो स्विच है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर की ही ज्यादा होती है, जो हमारी जो घर की जो सप्लाई होती है 5 एम्पियर 220 वोल्ट लेते हैं ज्यादातर। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने एसी लगाया हुआ है, तो उसके लिए जो एमसीबी हम यूज करते हैं, बोलते हैं जी इसमें 30 एम्पियर का लगा लो, 20 एम्पियर का लगा लो, 15 एम्पियर का लगा लो, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पे क्या यूज करना है, हाई रेटिंग का लगाते हैं थोड़ा। तो जनरली हमारा जो क्वेश्चन आता है, तो डोमेस्टिक, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक, जनरल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई इज 5 एम्पियर 220 वोल्ट, याद कर लेना आपने। वो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, वो वहां पे आपने थोड़ा सा नोट रखना है कि किस तरह से उसका आंसर आएगा। तो एमीटर के ऊपर यही आपके है, बाकी तो डिस्कस हो ही गया है, तो हमने ये 3-4 पॉइंट हमने याद कर लेने हैं, आपने पेपर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, अभी आप थोड़ा कर लो आगे, इसको फास्ट कर लो, स्पीड कर लो। तो ये जो क्लैंप, जो क्लैंप एमीटर है, वो पावर लाइंस में यूज होता है ज्यादातर, पावर लाइंस में यूज कर सकते हैं। अब पहले हमने डिस्कस किया था कि मल्टीमीटर, वोल्टमीटर हो गया, एम्पेयर एम एमीटर हो गया, मल्टीमीटर हमने थोड़ा जनरल इसका ओवरव्यू लिया था। तो मल्टीमीटर में आपने याद करना है, रखना है,
जो मल्टीमीटर होता है, पहले तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि मल्टीमीटर होता क्या है। वो पहले भी लिखा कि एम्पियर, वोल्टेज, ओम, ये नापते हैं। एक छोटा सा इस तरह का हैंडी, हैंडी मतलब कि उसको आसानी से हम हाथ में ले सकते हैं। उसके साथ एक कॉमन एक पॉइंट होता है जिसमें कि ब्लैक 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 तार होती है, कॉमन होती है, और दूसरे पे और तीसरी पे एक इसमें 10 एम्पियर लिखा होता है, एक इसमें वी ओम मिलियम, इस तरह से रीडिंग होती है उसकी। और जो दो तारें होती हैं उसकी, समझो प्रोब बोलते हैं उसको, जहां पे लिया वो तारें लगाई तो हो गया। तो इस केस में भी मल्टीमीटर में भी क्या होगा कि अगर हमने वोल्टेज नापनी है तो उसमें वोल्टेज सिलेक्टर होता है, बी या एम्पियर करंट, जैसे ये वाला है। तो हम तार अपना जो प्रोब उठाएंगे, जो उसकी केबल होगी, उसको उठा के हम उसमें घुसा के चेक कर लेंगे। तो जैसे ही हम बोल्ट पे गए, बोल्ट के ऑप्शन में गए, तो जो दो तारे हैं वो सर्किट के पैरेलल में सीधी लग जाएंगी। और अगर हम एम्पियर नाप रहे हैं, करंट माप रहे हैं, तो मल्टीमीटर लिया और वो हमने सीरीज में लगा दिया और करंट मेजर कर लिया। तो इसके अलावा इसके जनरल जो मल्टीमीटर का जो बताया था मैंने आपको कि मल्टीमीटर की विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, कॉन्टिन्यूटीज कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कैसे आया था, बताया था आपको पहले कि इससे रेजिस्टेंस भी नापते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर कुछ रेजिस्टेंस उसका मेगा ओम्स में आ रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो या फिर उसमें ई लिखा हुआ आता है इन्फिनिटी, तो वो क्या हुआ, सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक है, और अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको नाप सकते हैं। मान ली 10 वन के वन 1000 ओम आ गया, इसका मतलब कि वो सर्किट चल रहा है, लाइव है, ब्रेक नहीं है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर ली कि सर्किट ब्रेक है ये नहीं है, वो हमें यहां से पता चल जाता है। मतलब मल्टीमीटर हमारा कॉन्टिन्यूटी टेस्ट भी करता है कि सर्किट कोई ब्रेक तो नहीं है। फिर इससे हम डायोड, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो सर्किट में यूज होता है, हमारे रेक्टिफायर में यूज होता है। अभी हमने जनरली ये यूज करना है कि जो डायोड है उसको भी चेक करता है। डायोड की एक खास बात होती है कि उसके टर्मिनल में, मतलब रिवर्स बाइस या पॉजिटिव, इस तरह सा डिवाइस होता है। तो अगर ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इसके बीच में जब हम लगाएंगे, इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे, या इसका जो है कॉमन और ब्लैक और रेड इसको केबल को लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लिया 20 ओम आ गया, 20 ओम आ गया, तो ये मतलब कि ये जो डायोड है इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, और उल्टा करके लगाया तो ये या तो इन्फिनिटी आ गया या फिर मेगा ओम में हो गया, मेगा ओम। तो इसकी खास बात होती है, ये एक जगह को एक एक डायरेक्शन में हाईली रेजिस्टेंस बताता है, और एक डायरेक्शन में ये एज ए कंडक्टर की तरह काम करता है। और अगर दोनों तरफ से हमने ऐसे करके नापा तब भी हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां पे नापा तब भी हाई रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका मतलब क्या कि ये जो डायोड है ये ब्रेक हो चुका है, जल गया है, खराब हो गया है। तो इसको हम डायोड चेकिंग भी करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो डायोड चेक भी हम इससे कर सकते हैं, मल्टीमीटर से। कैपेसिटेंस मेजरमेंट, कैपेसिटेंस मेजरमेंट में भी हेल्प होता है। कैसे होता है, बस आपने जनरली याद करना है कि मल्टीमीटर से इस तरह से होता है। नंबर 4, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हैं। ठीक है, मेन तो क्वांटिटी टेस्ट है, नंबर 2 डायोड टेस्ट है, ये ऑप्शनल है, माप सकते हैं, लेकिन जनरली मल्टीमीटर से नापते नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो जितने भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, मॉडर्न मल्टीमीटर, मॉडर्न जो मॉडर्न मल्टीमीटर्स आ रहे हैं, वो
कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और इवन टेम्परेचर मेजरमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हमने मल्टीमीटर के बारे में पहले डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा आपने ये पॉइंट याद रख लेना, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आप थोड़ा आगे कर लिया करो ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए आपका। बोर्ड तो हमें तो मिटाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको बड़ा भी लिखना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो कि विजिबल ना हो, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया तो विजिबल ना हो, कहीं विजिबिलिटी भी जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा मिटाना, फ्रिक्वेंटली मिटाना पड़ेगा। अब आपके टॉपिक में, आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या होता है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, हीटर भी सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक बल्ब भी सुना होगा। आप थोड़ा जूम करो कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हमारे को सप्लाई गई और उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया। बल्ब से हमें लाइट चाहिए, बल्ब को भी हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है, बिजली दी है, 220 वोल्ट दिया है, और हीटर को भी हमने वही सेम दिया, इलेक्ट्रिकल बिजली दी हुई है उसमें। लेकिन हीटर क्या कर रहा है, वो हीटर से हमें लाइट नहीं चाहिए, वो हमें हीटिंग चाहिए, ज्यादा हीट पैदा हो, गर्मी पैदा हो। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपने एक पॉइंट रखना है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलो इनटू लाइट एनर्जी, और सिग्नल बोलो, लाइट एनर्जी बोल दीजिए आप। ठीक है जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कर दीजिए आप इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू लाइट। ठीक है, हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक टू हीट एनर्जी। ठीक है जी, मेन पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है, हीटर। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब जैसे हमारे पास जो होता है, टंगस्टन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम टंगस्टन, जो मेटल है, ये मेटल होती है टंगस्टन, टंगस्टन, और इसमें नाइक्रोम। याद रखना है,
कि जो इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम यूज होती है, तो इन दोनों नाइक्रोम और टंगस्टन की क्या खास बात होती है। तो आपने याद रखना है कि जो टंगस्टन है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। जो इसमें टंगस्टन यूज होता है बल्ब में, इलेक्ट्रिकल बल्ब में, वो हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा गर्म हो और वो खुद ही मेल्ट हो जाए, लेकिन इसका जो हाई पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है इसका ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें कोई भी गैस नहीं होती है, नो गैस यूज्ड हीटर में। बना दिया, डिजाइन कर दिया, मेटेलिक पार्ट है उसमें नाइक्रोम लगा दिया, वो गर्म हो रहा है और हमें रोशनी दे रहा है, और वो इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन है, हवा के कॉन्टेक्ट में रहेगा वो। लेकिन अगर ये जो बल्ब है, फिलामेंट, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो ये मेल्ट होकर खराब हो जाएगा। इसका हालांकि जो पॉइंट है, इसका जो हाई टेम्परेचर पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बट है कि जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये खराब हो जाता है। जैसे बचपन में हम देखें, बचपन में देखें तो हम 100 वाट का बल्ब लाते थे, 40 वाट का बल्ब लाते थे, वो कभी बीच में क्या, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा लूज हो जाता था, तो जैसे वो लूज होता था और थक करके टूट जाता था, वो फिलामेंट उसका टूट जाता, हम बोलते थे बल्ब फ्यूज हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसका कोई गैस नहीं। इसमें जो होता है, जो जैसे बल्ब है, इसमें ये फिलामेंट लगा दिया, तो इसके अंदर जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, गैस, और होती है एक आर्गन, आर्गन गैस। दो गैस याद रखनी है कि बल्ब के अंदर वो ऐसे इसको बंद कर देते हैं, बल्ब को ऐसे करके उसका, और ये जो है फिलामेंट ना फ्यूज हो, ना जले, ना टूटे, इसके लिए इसको अंदर जो होती है, या तो नाइट्रोजन गैस भी डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, या वैक्यूम भी कर सकते हैं इसको। वैक्यूम मतलब कि कोई गैस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे वैक्यूम होता है, कोई चीज नहीं है उसमें, कोई हवा ही नहीं है उसमें। जब हवा ही नहीं है तो वो अपना काम करता रहेगा और उसकी एज ज्यादा लंबी होती है। लेकिन किसी चीज में भी वैक्यूम क्रिएट करना अपने आप में एक प्रोसेस होता है बहुत, जो कि महंगा होता है, इसलिए हम उसमें बल्ब जो होता है वो 20-25 रुपए का आता है, जो पुराना टाइप होता है, या जो, तो उसमें हम वैक्यूम नहीं करते हैं। वैक्यूम करेंगे तो फिर वो एक अपने आप में खर्चा बढ़ जाएगा उसका। इसमें कोई भी गैस यूज नहीं होती है। बल्ब के टाइप, ठीक है, एक आ गया आपका टंगस्टन फिलामेंट टाइप। फिलामेंट टाइप, और इसको, इन फिलामेंट टाइप को हम इनकंडेंसेंट बल्ब बोलते हैं। इनकंडेंसेंट, ठीक है, फिलामेंट और एक ही हो गया जिसमें कि बल्ब लगा होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास
नंबर 2 CFL आ गया। नंबर 3 हमारे पास LED बल्ब आ गए। याद रहेगा, हमारे पास CFL बल्ब आ गए और LED आ गए। अब ठीक है। कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो दोनों बल्ब हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़े थे, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है इसमें, आपने इतना याद रख लेना है। तो जो बल्ब है, टाइप ऑफ बल्ब आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो आज की डेट में हमारे पास फिलामेंट टाइप भी है, इनकंडेंसेंट टाइप भी है। एक ही बोलते हैं इसको जिसमें फिलामेंट लगा होता है, नाइक्रोम वायर होती है। CFL में होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और LED। और आजकल कौन से चल रहे हैं हमारे जनरल? LED बल्ब। LED बल्ब में क्या है, क्या खास बात है? जैसे जो पुराने जो हमारे बल्ब होते थे उसमें क्या होता था, थोड़ा सा पास जाओ तो इतनी गर्मी होती थी, सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में वो कमरा ही गर्म हो जाता था, इतनी गर्मी होती थी उसमें। और जहां पे हमारा पर्पज क्या था बल्ब का, कि लाइट आए, लेकिन वो क्या निकाल रहे हैं, वो तो हीट निकाल रहे हैं, और हीट तो हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब कि जो अनवांटेड चीज हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं पावर लॉस कर रही है। हमारा जो बिल ज्यादा आ रहा है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ हमें, हमने तो उससे लाइट लेनी थी, हमने तो हीट लेनी नहीं थी। तो इसलिए बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एडवांस हुई, CFL बल्ब आ गया। अब CFL के बाद अब क्या हुआ, LED बल्ब आ गया। तो एक ही खास बात है कि कोई टेम्परेचर ज्यादा हीट कोई पैदा नहीं करते हैं और लाइट ज्यादा देते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जैसे जो 100 वाट का बल्ब होता था वो इतनी लाइट नहीं देता था, जो कि 9 वाट का LED आज की डेट में लाइट देता है, बिल्कुल स्पेस क्लियरेंस बहुत बढ़िया। तो आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। हम इसलिए करें कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन छूट ना जाए जो कि इजी हमें आ भी सकता है और हमें याद भी रहेगा। इलेक्ट्रिकल हीटर में जो हीटर है, हीटर में क्या होगा, अब हीटर का थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं कि हीट पैदा कैसे होती है। हीटर, तो हीटर का जो, मान लिया हीटर की जो हीट है वो I² RT, ये थोड़ा सा याद रखना ना। जो हीट है I²R, तो थोड़ी आई स्क्वेयर का मतलब है, एक तो होता है कि दो, मान लीजिए किसी की वैल्यू 2 है, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वेयर आ गया तो कितना हो गया, वो 4 हो गया। जैसे ही इसकी 2 की जगह 3 वैल्यू हुई, तो 3 का मतलब 2, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 × 3, 2 बार, तो ये कितना हो गया, 9। आप ये देखिए कि यहां पे 2 एम्पियर था पहले और ये 3 एम्पियर है, 1 एम्पियर बढ़ने से देखो 9 की वैल्यू फर्क पड़ गई इसकी, और ये कितनी है, 4। क्या देगा, तो ये फॉर्मूला अपने थोड़ा सा याद रख लेना है कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें करंट बहुत मैटर करता है, उसमें करंट बहुत मैटर करता है, और करंट उसका स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के मल्टीपल में होता है। मतलब जो हीट पैदा हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के बराबर है, I² 2, आई का वर्ग, ठीक है, वर्ग मूली वर्ग। तो जो हीटर है वो करंट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, समझो आप, ठीक है। लेकिन जब हीटर को हम गर्म करते हैं, हीटर के ऊपर हमने ऐसे करके, हमारी समझो एक तार चली गई, वो कंडक्टर हुआ, लेकिन वो किसी ने किसी केसिंग में रखा होगा, किसी ने किसी बॉक्स में रखा होगा, जैसे हीटर जो रखा होता है हमने कुछ बनाया होगा उसके लिए। तो ऐसा ना हो कि वो अपनी हीट को हमें ऊपर देने के लिए हमने उसमें कोई बर्तन रखा है हीटर में, तो हमारे बर्तन को हीट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी हीट नीचे डाइवर्ट हो जाए। तो नीचे ना जाए तो उसके ऊपर नीचे एक नॉन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यूज